वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले हमने 12th चैप्टर जो है एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 की तरफ में बढ़ते हैं। 13 चैप्टर जो है वो है आपका इंश्योरेंस, इट मीन्स बीमा। देखिए, इंश्योरेंस जो शब्द है इससे आप लोग कई सालों से परिचित होंगे। इवन आपने इसके बारे में सुना भी होगा, आपकी फैमिली के अंदर कई बार चर्चाएं भी होती होगी। और इंश्योरेंस जो है आप लोग अपने बाइक, मोटर व्हीकल, इसमें भी आपने इस वर्ड का यूज़ सुना होगा। लेकिन ये इंश्योरेंस जो है, ये जो बीमा है, ये वर्क कैसे करता है, ये इसकी पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये जो शब्द हुआ इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था, इन सभी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर डीपली जो है डिस्कस करेंगे। मेरा कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस के बारे में समझा पाऊँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस का मुख्य जो है उत्पत्ति क्यों हुई। देखिए, डेली जो लाइफ होती है उस डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे हर व्यक्ति के जीवन में हर क्षण हर समय कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटीज़ या अनसर्टेनिटीज़ यानी अनिश्चितताओं का वास होता है। जैसे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, कल मेरे साथ में क्या कुछ भी घटना घटित हो सकती है, या मेरी जो बाइक है, या मैं खुद हूँ, या मेरे परिवार है, या किसी भी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर, इट मीन्स प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटित हो सकती है। तो इस अनहोनी को घटना को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इस घटना को द्वारा मुझे जो हानि हो रही है, मेरी जो संपत्ति है उससे कोई हानि हो रही है, मेरे जो परिवार है उससे कोई हानि हो रही है, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार की हानि जो तृतीय पक्षकार यानी थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, तो उस हानि से मुझे मेंटली किस प्रकार से सपोर्ट मिले कि मुझे हानि भी हो तो रही है, लेकिन उसका कुछ सुरक्षा यानी उसका उपाय यानी जो लॉस है वो भी मेरे सामने नज़र आए। उसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? इंश्योरेंस, इट मीन्स बीमा। देखिए, एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। E.W. पैटरसन ने डिफाइन किया है इंश्योरेंस को कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी फॉर अ कंपनसेशन कॉल्ड द प्रीमियम। यानी इंश्योरेंस के अंतर्गत एक जो पार्टी है, एक जो पक्षकार है, वो कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करता है? एक राशि जमा करवाता है, और वो राशि क्या कहलाती है? प्रीमियम। एज्यूम्स पर्टिकुलरली रिस्क ऑफ द अदर पार्टी एंड प्रॉमिस टू पे हिम और हिज नॉमिनी। यानी जो सेकंड जो पार्टी है उस जो है उसके द्वारा उसको अश्योर किया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है कि जो उसके द्वारा यदि किसी भी प्रकार की हानि सर्टेन और असर्टेनेबल सम ऑफ मनी ऑन ए स्पेसिफाइड कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की आकस्मिकता घटित होने पर उसको या उसके द्वारा नॉमिनी जो तृतीय पक्षकार है उसे क्या दिया जाएगा? सम ऑफ मनी, यानी उसके जो कुछ मुद्रा के रूप में किसी भी प्रकार की मनी। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ कि जो है एक जो पक्षकार है जिसे वो क्या जमा करवाएगा? कुछ धनराशि, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रीमियम। के बदले किसी दूसरे पक्षकार को क्या करता है? वो जोखिम को, उसकी जो दूसरे पक्षकार की जोखिम को क्या करता है? वो खुद ले लेता है तथा किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर स्पेसिफाइड, यहाँ पे आगे जब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम आएगा कि विशिष्ट घटना यानी कि पर्टिकुलर जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसी इंश्योरेंस के अंदर घटना घटित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाकायदा एक एग्जांपल मानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, यानी कि दुर्घटना वाला है और आपकी गाड़ी जो है चोरी हो गई, तो वो एक्सीडेंटल और चोरी वाले बीमा के अंदर बीमा कंपनी से आपको कुछ मर्ज या कुछ पहले क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तथा किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को क्या मिलता है? कुछ निश्चित धनराशि दी जाती है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में कि इंश्योरेंस जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक पक्षकार होता है जो कुछ धनराशि जमा करवाता है। वो धनराशि जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वह प्रीमियम क्या होता है कि कई सारे व्यक्तियों के की जो जोखिमें हैं उनको एक मुश्त करके जो घटना घटित होने वाला जो पीड़ित पक्षकार है उसके द्वारा जो नॉमिनी है उसको वो धनराशि दे दी जाती है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझना सबको? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत इसका विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसका जो आता है वो है जोखिम से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। देखिए, बीमा जो है वो एक तरह से क्या है? इकोनॉमिक
प्रोटेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यह जीवन का माल, यह एक तो किसका प्रोटेक्शन हो रहा है, यह तो लाइफ का या संपत्ति या आपकी एसेट्स का में संबंध व्याप्त जोखिमों को समाप्त नहीं करता, बल्कि ये जोखिमों को, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये घटनाओं को घटित होने से रोक नहीं सकता, लेकिन घटनाओं के घटित होने के बाद में उनको सुरक्षा जरूर प्रदान कर सकता है। तो बीमा का सबसे पहला जो नेचर है वो क्या है, जोखिम से सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आगे जो पॉइंट्स आएंगे उनमें बार बार रिपीट होता भी रहेगा, तो आपको ये पॉइंट्स तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है कि द इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स कवर दी रिस्क, यानी ये सुरक्षा से जो है वो हमें क्या कहता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जोखिम जो है, रिस्क जो है, उससे क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें लाइफ भी आ जाती है और जिसमें आपकी एसेट्स भी आ जाती है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट्स की तरफ, जोखिमों का विभाजन, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। देखिए जोखिमों का विभाजन में क्या आता है कि जब बीमा के अंतर्गत या तो जो बीमित व्यक्ति है या उसका परिवार है या कोई संस्था है, कोई निश्चित घटना के घटित होने के ऊपर क्या करता है, होने वाली उसकी आर्थिक जो हानि है उसको क्या करता है, वो सभी बीमितों के बीच में क्या करता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। अब ये घटनाएं जैसे मान लीजिए परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु हो गई या सामुदायिक किसी प्रकार का सामुद्रिक दुर्घटना हो गई है, बाइक से दुर्घटना हो गई है या कोई चोरी हो गई है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा एक्सेट्रा, इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो क्या करता है, उस जो जोखिम है उसका वो क्या करता है, विभाजन कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद हम पॉइंट्स आता है आपका सहकारी संस्था व्यवस्था। देखिए सहकारी कोऑपरेटिव जो होता है, ये इसका एक मूल प्रिंसिपल क्या है, एक सबके लिए सब एक के लिए, ये इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। इट मीन्स वन फॉर ऑल फॉर वन। ध्यान रखिएगा, ये इसका एक मुख्य है जो आपके सहकारिता वाले पॉइंट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो बीमा है वो क्या करता है, सहकारिता के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। सहकारिता का सिद्धांत क्या कहता है, एक सबके लिए सब एक के लिए। तो बीमा में भी क्या होता है, यही व्यवस्था होती है। जैसे अब क्या होता है, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है ए, उसके अंदर इंश्योरेंस करवा रखा है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो सहकारी व्यवस्था है, ये वाला जो फॉर्मूला जो है या ये जो वाला जो प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है कि जब एक सबके लिए और सब एक के लिए है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है मान लीजिए बी और यहाँ पर एक व्यक्ति है के, ठीक है, ये दो इतने व्यक्ति जो हैं एक साथ क्या जमा करा रहे हैं, प्रीमियम, यानी कि अब इन्होंने क्या कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और ये क्या जमा करवाते हैं, सारे मिलके प्रीमियम। राशि अलग अलग हो सकती है। अब जो व्यक्ति है, क्या इन सभी की मृत्यु एक साथ होगी, एक समय पे होगी, एक ही दिन होगी? ऐसा बहुत रेयर या मुश्किल है, आप भी समझते हैं। तो मान लीजिए मृत्यु हो किसकी रही है, मान लीजिए मृत्यु हो रही है बी और मान लीजिए मृत्यु हो रही है के, और आप चाहें तो एक को ले लीजिए जी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के द्वारा क्या दिया गया, प्रीमियम। दुर्घटना किस किस के साथ में हुई है, 3 के साथ में। तो बाकी 7 का प्रीमियम का क्या हुआ, वो बाकी जो 7 है उनके प्रीमियम को किसके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, इन बाकी 7 के बीच में। जो दुर्घटना हुई है दुर्घटना वाले व्यक्ति के साथ में, बाकी 3 के साथ में। आगे समझ में, मतलब दिया तो पैसा तो वैसे 10 के 10 नहीं दिया था, तो 10 के 10 व्यक्तियों का जो पैसा है वो कितने व्यक्तियों के काम में आया, केवल 3 के। वो 3 कौन है, बी, जी और के। बाकी के व्यक्ति तो अभी भी अपना प्रीमियम जमा करवा रहे हैं। फिर आगे जो व्यक्ति हैं इनमें और भी जो है इंश्योरेंस के जुड़ते जाएंगे और उनसे वो प्रीमियम लेता जाएगा और फिर किसी ना किसी की डेथ होती जाएगी। फ्यूचर है, कोई अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चितताएं, कुछ पता नहीं है। आया तो एक सबके लिए सब एक के लिए, ये वाला आपको फॉर्मूला या सिद्धांत का जो मूल आधार है वो समझ में आ चुका होगा। तो बीमा किसके ऊपर काम करता है, सहकारी व्यवस्था के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर मतलब क्या है,
वही वाली बात कि कई व्यक्ति मिलकर जो एक सामूहिक हित होता है उसके अंतर्गत कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से अंशदान देते हैं, यानी कुछ प्रीमियम के रूप में जमा करवाते हैं और एक कोष का निर्माण किया जाता है और तथा किसी भी सदस्य की हानि पर, किसी भी सदस्य को हानि होने पर उस कोष का यूज उसको होने पर कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट समझ में। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, विस्तृत क्षेत्र, वाइडर स्कोप। ठीक है, अब विस्तृत क्षेत्र क्या मतलब हुआ कि जो बीमा है वो इसका अलग अलग क्षेत्र है। जैसे आपके पास में आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा, ठीक है, इसके अलावा फायर इंश्योरेंस, ऐसे इसके कई सारे अलग अलग क्या है पार्ट है। तो अब आप किस प्रकार से अपनी अनिश्चितता को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपना खुद का करवाना चाहते हैं, आपके द्वारा कोई व्यापार किया जा रहा है तो आप उसके अपने माल का बीमा करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने घर का बीमा करवाना चाहते हैं, संपत्ति का अंदर जो मोटर व्हीकल का बीमा करवाना चाहते हैं, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के बीमा हैं जो इसलिए क्या है बीमा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी क्या है विस्तृत है। यानी एक ही व्यक्ति कई प्रकार की अपनी बीमा करवा के अपनी क्षतिपूर्ति, अपनी जो लॉस है, अपनी जो रिस्क है उससे वो बच सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है शुद्ध जोखिमों का बीमा, यानी मीन्स इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क ओनली। अब देखिए जो रिस्क है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्योर यानी शुद्ध और एक होती है अल्टरनेटिव परिकल्पी। देखिए शुद्ध जो जोखिम है, शुद्ध जोखिम नाम से पता लग रहा है कि ऐसी जोखिम जिसमें आपको हानि होना निश्चित है, और परिकल्पी जोखिम जिसमें संभावना हानि और लाभ दोनों की होती है। ठीक है, तो बीमा किस प्रकार के जोखिम के लिए होता है? शुद्ध जोखिमों का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बीमा किस प्रकार की जोखिम करता है। बीमा शुद्ध जोखिम करता है, यानी कि यह प्योर रिस्क, जहां पे हानि होनी ही है उस प्रकार की जोखिमों का बीमा करता है। ठीक है, परिकल्पित जो जोखिम है वो कैसे हो गई, एक तरह से सट्टे के टाइप हो जाती है, जो कि हानि और लाभ दोनों के बीच में वर्क करती है, यानी कि यह तो हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकती है। तो बीमा जो है केवल क्या है, भावी जो शुद्ध जोखिम है उन्हीं का बीमा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोक नीति या लोक हित के विरुद्ध नहीं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बीमा उन कार्यों के लिए नहीं करवाया जाता जो लोक हित के विरुद्ध है, यानी जो पब्लिक लोक हित यानी जो पब्लिक पॉलिसी है, यानी कि जनता के बीच में जो एक कानून बना हुआ है, कई सारे कानून, उनके विरुद्ध वो काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे चोर हुए, डकैत हैं, ठीक है, थीफ हैं और ऐसा कोई जो लुटेरे हैं वो ये जेब करते रहे, वो अपने लुटे हुए सामान का बीमा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो माल ही चोरी का है। कोई व्यक्ति चोरी का माल लेकर आ जाए, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को बुला के बोले मेरा ये पूरा जो है माल ये मेरा खुद का है, आप इंश्योरेंस करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रकार की बीमा की माल की तहकीकात करती है, स्लिप दिखती है, रसीदें दिखती है, उसके बाद ही वो बीमा करती है। यदि बिना देखे इस प्रकार का बीमा कर देते हैं तो उसमें लॉस जो है बीमा कंपनी का ही होना है, क्योंकि वो तो चोरी का माल था। तो जो बीमा जो है वो यानी क्या समझाता है कि बीमा जो है वो कभी भी लोक हित के विरुद्ध काम नहीं करता है, ये मतलब लोक हित के अंदर ही क्या काम करता है। ठीक है, आगे पॉइंट समझ में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कानून द्वारा नियमन, रेगुलेटेड अंडर दी लॉ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जो हमारे देश हैं की जो सरकार है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। अब हमारे देश की जो सरकार के द्वारा में भी क्या है कि सरकार के द्वारा जैसे मान लीजिए आपके पास में कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंतर्गत, आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, LIC, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इसके अलावा इन सबको जो व्यवस्थित रेगुलेट करता है, इन सब का जो रेगुलेट यानी जो जिम्मेदारी जिसकी है, जो रूल बनाता है, जो इनके ऊपर ऑपरेट करता है, वो कौन होता है? IRDA, यानी इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
IRDA, जिसे हम क्या कहते हैं, एडा। याद रखिएगा एडा, यानी मुल्क की बात यह है कि जो इंश्योरेंस है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एडा के द्वारा, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, क्या कि जोखिमों का मूल्यांकन। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। अब देखिए जोखिमों का मूल्यांकन के लिए सबसे पहले बीमाकर्ता द्वारा जो जोखिम की संभावना है, ठीक है, वो और जोखिम की राशि को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर ही बीमित से प्रीमियम का जो है लिया जाता है, यानी जितनी अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, जितना अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। ठीक है, ठीक है, तो जोखिमों का मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, जितनी अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। आ गया समझ में? तो यानी आपकी जोखिम जितनी बड़ी होगी, जितना आप ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस को आप अपनी प्रॉपर्टी को या खुद का जो बीमा है जितना अधिक आप करवाएंगे उतना ही अधिक आपको उसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th, वो देखिए इंपॉर्टेंट भी है और ये कहता है बीमा जुआ नहीं है, नॉट अ गैम्बलिंग एक्ट। अब बीमा जो है वो जुआ क्यों नहीं है? देखिए बीमा और जुआ में अंतर क्या आता है कि देखिए जो जुए में तो क्या होता है कि एक पक्षकार होता है जिसको हानि होना फाइनल है। ठीक है, किसमें? जुए में। आपको भी पता है कि जुए के अंदर एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे पक्षकार को क्या होता है, लाभ, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और बीमा हानि से जो है, बीमा क्यों करवाया जाता है, बीमा हानि से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ जो है वो किसके लिए होता है, मनोरंजन के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब जो बीमा है वो क्या है, बीमा एक वैध है, यानी कि इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। बीमा जो है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जो गैम्बलिंग है यानी जो जुआ है वो क्या है, इलीगल है। और इसे मतलब जो है, और इसके अलावा बीमा जो है वो किसके लिए होता है, एक तरह से जनहित, या अभी जब मैंने बताया पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जबकि जो जुआ है वो जनहित के अंदर नहीं होता। और बीमा में जो होता है वो भाग्य का महत्व नहीं है, जो घटना घटनी वो तो घटी थी होगी, परंतु जुए में भाग्य का बहुत महत्व होता है। ये इसका डिफरेंस है जो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्या कि इंश्योरेंस और गैम्बलिंग यानी जुआ, इन दोनों के बीच में क्या कहना है, आपको अंतर बताना है। तो अब ये अंतर मैंने आपके सामने बोल ही दिया, क्या कि ये वैध है, ये अवैध है, ये भाग्य पे निर्भर करता है और ये भाग्य पे निर्भर नहीं करता। इसके अलावा इसके अंदर एक पक्षकार को लाभ, एक को हानि होती है, और बीमे के अंदर इस प्रकार का कोई नियम, इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये जो है बीमा जो है लोकहित के लिए किया जाता है और जुआ जो है वो लोकहित के विरुद्ध होता है, लोकहित के विरुद्ध कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद 10 पॉइंट है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंश्योरेंस इज नॉट ए चैरिटी, एक्सप्लेन, या बीमा दान नहीं है। समझिए, बीमा दान भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दान जो है बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के दिया जाता है। हमें आपको बताया जो दान दिया जाता है यानी चैरिटी आप करते हो तो क्या वापस प्राप्ति के लिए करते हो? नो, वो आप अपनी स्वेच्छा से करते हो, तो वापस प्राप्त करना क्या? नहीं। जबकि जो बीमा है उसमें क्या होता है, आपको जो है वो आप वास्तविक प्रतिफल के रूप में आप उसे वापस प्राप्त करते हैं, यानी घटना घटित होती है तो आपको वापस उसका पैसा तो आपके द्वारा दिया हुआ है और बीमा कंपनी के द्वारा जो भी एश्योरिटी है वो पैसा आप मांगते हैं और आपका हक है। ठीक है, बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है, जबकि जो दान लेने वाला है वो कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, कुछ देना नहीं पड़ता उसमें। और बीमा एक व्यापार है, दानकर्ता को दान के से बचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं मिलता। ठीक है, अब इसके अंदर दान के द्वारा कोई आपको आर्थिक लाभ भी नहीं मिलना है। ठीक है, आगे पॉइंट समझ में। तो ये थे बीमा के कुछ 10 पॉइंट्स। इसके अलावा जैसे 1-2 पॉइंट्स और हैं कि जैसे बीमा जो है कुछ सिद्धांतों के ऊपर वर्क करता है, यानी कि द इंश्योरेंस वर्क सम प्रिंसिपल, है ना। और प्रिंसिपल क्या है वो आगे आएंगे आपके जब मैं बताऊंगा। जैसे एक परम सद्विश्वास का सिद्धांत है, इसके अलावा
क्या प्रतिफल का सिद्धांत है, ठीक है, बांटने के सिद्धांत है, कई सारे सिद्धांत है, उनके ऊपर ये वर्क करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इंश्योरेंस और इसके नेचर, इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक्स के अंदर इनको वापस पॉइंट्स को रीड करें, इनको समझें, ठीक है, और बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।